दोस्तों, दिल्ली का वो इलाका जहाँ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की मंडी लगती है। यहाँ पर शाम के वक्त वो लड़के तैयार होकर के उस मंडी पर पहुंच जाते हैं। उसी मंडी में एक शाम एक महिला अपनी गाड़ी से पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वहां पर जो एक लड़का होता है उस लड़के को अपनी ओर बुलाती है और बुला करके उससे पूछती है कि क्या आप एक रात के लिए मेरे साथ चलेंगे। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि जरूर मैम, हम तो इसी इंतजार में खड़े ही हैं। तब जो वो औरत होती है वो उस लड़के से कहती है कि आप एक रात का कितना पेमेंट लेते हैं, आपका चार्ज कितना है। जो लड़का होता है वो कहता है कि मैम, हम एक रात के 20,000 रुपए लेते हैं। तब वो जो औरत होती है वो बहुत तेजी से हंसने लगती है और वो कहती है कि इतना। तब वो जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ मैम, हम तो इतना ही लेते हैं। पर वो जो औरत होती है वो उस लड़के से कहती है कि हम आपको एक रात के बस 5,000 रुपए दे सकते हैं। तो जो लड़का होता है वो अपने उसके गले पर जो एक रुमाल बंधी होती है उस रुमाल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैम, आपने इसको देखा है। वो औरत कहती है कि हाँ, हमने देखा है। तब वो लड़का कहता है कि मैम, आप अगर इस रुमाल को देखी हैं तो आप इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझती होंगे। दरअसल दोस्तों, उस रुमाल का मतलब यह होता है कि भी वो लड़के होते हैं उनके गले पर एक रुमाल बंधी होती है और उस रुमाल का मतलब यह होता है कि रुमाल जितनी ज्यादा लंबी होती है उस लड़के की डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। यह देख करके वो जो औरत होती है वो लड़का कहता है कि मैम, अगर आप इस रुमाल को देखी हैं तो आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझती होंगी। तब वो जो औरत होती है वो कहती है कि हाँ, हम इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तब उन दोनों के बीच में 10,000 रुपए में डील फिक्स हो जाती है और वो औरत उस लड़के से कहती है कि चलिए। वो लड़का जो होता है उस महिला की गाड़ी पर बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद में वो दोनों चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी एक बंगले के सामने जाकर के रुकती है। रुकने के बाद में वो बंगला खुलता है। वो जो लड़का होता है, वो जो औरत होती है, दोनों उस बंगले के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में जैसे ही वो औरत उस बंगले के अंदर पहुंचती है उस लड़के को अपने बेड पर आती है और उसके बाद में वो तुरंत उस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है। जो लड़का होता है उस औरत के साथ में रात भर बारी बारी से संबंध बनाता है। वो जो औरत होती है उस लड़के को जितने भी पैसे देती है उनको वसूलना चालू कर देती है। इसके बाद में उन दोनों को नींद आ जाती है। सुबह का जैसे ही समय होता है उस लड़के की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद में वो लड़का अब वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। उसी समय जो वो औरत होती है उसकी नींद खुलती है और वो उस लड़के के हाथ पर 20,000 रुपए पकड़ाते हुए बोलती है कि ये लीजिए अपने पैसे। तब वो जो लड़का होता है वो उस औरत से कहता है कि मैम, आप शायद भूल गई हैं, आप शायद नशे में ज्यादा थी, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जो पैसे की बात हमारी और आपकी हुई थी वो 10,000 रुपए में हुई थी। तब वो जो औरत होती है वो हंसने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, पर आपने जिस तरीके से हमें खुश किया है, आपने जिस तरीके से हमें संतुष्ट किया है, मैंने अपने शायद 35 साल के जीवन में इस तरीके की खुशी का एहसास कभी नहीं किया है। इसलिए मैं खुश होकर के मैं आपको ये रकम देती हूँ। वो लड़का उन पैसों को अपने खुशी खुशी उन पैसों को लेता है और अपनी जेब पे रख लेता है और जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, चलने लगता है, तब जो वो औरत होती है वो उससे कहती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तब जो वो लड़का होता है वो कहता है कि बताइए मैडम, क्या ऐसी बात है, क्या आपको कहना है। तब वो जो औरत होती है उस लड़के से कहती है कि क्या आप मेरे यहाँ मेरे परमानेंट कस्टमर बन के रह सकते हैं। तब वो जो लड़का होता है वो सोचता है कि आखिरकार ये औरत क्या कह रही है। मैं इसके लिए आपको 3 लाख रुपए महीने तक देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का उस औरत की बातों को सुन करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार इतने दिन से जो मैं ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई औरत किसी एक आदमी से इस तरीके का संबंध, इस तरीके का रिश्ता नहीं रखती। पर ये औरत है जो हमसे इस तरीके कह रही है। उस खुशी से उसके आंखों आंसू निकल आते हैं और वो कहता है कि ठीक है मैम, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपका ये काम जरूर करेंगे। अब उन दोनों में डील हो जाती है और डील के मुताबिक तय होता है कि अब आपको हर रात 10 से 11 के बीच में इस मकान पर, इस बंगले पर आना है और फिर
रात भर हमको खुश करना है और उसके बाद में सुबह आपको यहाँ से निकल जाना है। वो लड़का कहता है मैम ये बातें तो सब ठीक है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आपके जो पति हैं वो तैयार होंगे या उनसे कोई दिक्कत नहीं है? तब वो जो औरत होती है वो उससे कहती है कि आप अपना काम करिए, आप उसके लिए दिक्कत न करिए, उनको संभालना मेरा काम है। और वो लड़का अब वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद में, वहां से जाने के बाद में वो अपने दोस्तों को पार्टी देता है और उनसे कहता है, उनसे अपनी बात बताता है, क्योंकि जहां पर वो ये काम किया करते हैं उन लड़कों का ग्रुप होता है। अब वो अपने उन दोस्तों के पास में पहुंचता है और उनको पार्टी देता है। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार किस खुशी की ये पार्टी आप हम लोगों को दे रहे हो? तब वो जो लड़का होता है वो जो उसके साथ में एक दिन पहले होता है वो सारी बात अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि एक औरत है, एक महिला है जो कि हमें 3 लाख रुपए में 1 महीने के लिए बुक किया है। ये सुन करके वो जो उसके दोस्त होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, ये तो पहली बार हमने ऐसा सुना है, पहली बार हमने देखा है। हम लोग इतने दिन से इस धंधे पर हैं, पर आज तक कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी औरत नहीं मिली जो हमको 1 महीने के लिए बुक कर ले। कहते हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और इसी प्रकार आप हम लोगों को पार्टी देते रहिए। और फिर आगे इस कहानी में क्या होता है यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी, ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक, शेयर करके, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज जो सच्ची घटना है, आज की जो सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत दिल्ली शहर से होती है। दिल्ली शहर का एक इलाका पड़ा करता है सरोजनी नगर, और उसी सरोजनी नगर का एक मार्केट पड़ता है, पालिका मार्केट। दरअसल दोस्तों, पालिका मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लड़कों की मंडी लगती है। वैसे तो दिल्ली शहर में ऐसी कई जगहें होंगी, ऐसी कई जगह हैं जहां पर ऐसे काम होते हैं, पर आज की ये जो कहानी है ये सरोजनी नगर के पालिका मार्केट की है। पालिका मार्केट में एक मंडी होती है जहां पर शाम के वक्त लड़के इकट्ठे होते हैं, उनके गले पर एक रुमाल बंधी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि आखिरकार ये लड़के क्या करने वाले हैं और इनका काम क्या है, इनका बिजनेस क्या है। और वहां पर जिन औरतों को जरूरत होती है वो औरतें आती हैं और उन लड़कों को उनकी मुंह मांगी या जैसे उनकी डील होती है वैसी बात करती हैं और उनको उनका पैसा दे करके उनको एक रात के लिए अपने साथ में ले जाती हैं। और ले जाने के बाद में फिर उनसे अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करती हैं। उनकी जो जो इच्छाएं होती हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरी करती हैं। ऐसा ही होता है कि आज की जो कहानी है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर 2017 की। 18 नवंबर 2017 की शाम लगभग रात 10 बजे आसपास का समय होता है। एक लड़का जिसका नाम शेखर होता है, वो अपनी उसी मंडी पर, अपने उसी जगह पर खड़ा होता है। उसी समय वो देखता है कि एक गाड़ी आती है और गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है। उस गाड़ी पर एक महिला होती है। महिला अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करती है और डाउन करने के बाद में उस लड़के को अपनी ओर इशारा करती है। वो लड़का उस गाड़ी के पास में पहुंचता है तो वो महिला कहती है कि क्या आप हमारे साथ में चलेंगे? तो जो लड़का होता है वो कहता है कि जरूर चलेंगे मैम, हम तो इसी इंतजार में ही खड़े थे कि शायद कोई आ जाए। तब वो जो महिला होती है वो उस लड़के से कहती है कि आपका नाम क्या है? तो कहता है कि हमारा नाम शेखर है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसे कामों में लोग जो होता है अपना सही नाम नहीं बताते हैं, तो जरूर ये भी एक बदला हुआ नाम ही होगा। वो लड़का अपना नाम शेखर बताता है। फिर औरत उस लड़के से पूछती है कि आखिरकार आप आपकी फीस क्या है, आप चार्ज क्या करते हैं? तो वो जो लड़का होता है वो उस औरत से कहता है कि मैम, हम एक रात के 20,000 रुपए लेते हैं। वो औरत कहती है कि इतने ज्यादा पैसे, और उसको हंसी आ जाती है। तब वो जो लड़का होता है, शेखर होता है, वो अपने गले पर बंधी हुई रुमाल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैम, क्या आप इस रुमाल का मतलब समझती हैं? तो जो औरत होती है वो कहती है कि बाखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। लड़का कहता है फिर मैम, अगर आप जानते हैं तो आपको ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं। दरअसल दोस्तों, उस रुमाल का मतलब होता है कि वो रुमाल जितनी लंबी होती है उसका उस लड़के की डिमांड मार्केट में उतनी ज्यादा ही होती है, उतनी ज्यादा होती है, और उसी हिसाब से उनका पेमेंट होता है। अब उन दोनों की बात जो है 10,000 रुपए में सेट हो जाती है। अब वो लड़का जो होता है उस महिला की गाड़ी पर बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद में वो एक
बंगले पर पहुंचता है, बंगले का दरवाजा खुलता है, वो दोनों उस बंगले के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही जो महिला होती है उस लड़के को अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद में वो अपने कपड़ों को उतार देती है और कपड़ों को उतारने के बाद में तुरंत शेखर के ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने जो 10,000 रुपए दिए थे उसे उन पैसों को वसूलना था। और पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ में रुक रुक करके संबंध बनाते हैं। वो जो औरत होती है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। उसके बाद में उन दोनों को नींद आ जाती है। जैसे ही नींद आती है, सुबह का वक्त होता है, जैसे ही सुबह का समय होता है शेखर की नींद खुलती है। शेखर वहां से अब अपने चलने की तैयारी करने लगता है। अब उस डील के मुताबिक जो शेखर होता है वो उस बंगले पर पहुंचता है, और बंगले में पहुंचने के बाद में जैसे उस बंगले पर पहुंचता है, जो देविका होती है वो शेखर के साथ में संबंध बनाती है, उसके ऊपर टूट पड़ती है, रात भर उसके साथ में अय्याशी करती है। और जैसे ही सुबह होता है शेखर अपने काम पर वापस चला जाता है। ऐसा ही 3-4 दिन चलता रहता है। 3-4 दिन के बाद में एक दिन जब शेखर उस बंगले पर पहुंचता है, से देविका के पास में पहुंचता है, तो वो देखता है कि जो देविका है वो उस समय बहुत ज्यादा नशे पे होती है। और उसके बाद में जब भी शेखर वहां पर जाता था तो पहले शेखर को शराब पीने के लिए दी जाती थी। शेखर भी शराब पीता है और उसके बाद में देविका के साथ में देविका की खुशी को पूरा करने के लिए अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही वो निवस्त्र हो चुके होते हैं, दोनों के तन पर कपड़े नहीं होते, वैसे ही शेखर को कुछ आवाज मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई आ रहा है। अब वो तुरंत अपने कपड़ों को पहनने लगता है, अपने तन को ढकने लगता है। और जैसे ही जो देविका होती है वो शेखर को इस हालात पर देखती है तो वो हंसने लगती है। शेखर होता है वो देविका से कहता है कि आखिरकार आप हंस क्यों रही है, यहाँ शायद कोई आ रहा है। तो जो देविका होती है वो शेखर से कहती है कि हाँ, मेरे पति आ रहे हैं जिनका नाम दुर्गेश है, उनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज वो हम सब लोगों के साथ में लाइव जुड़ेंगे। आज हम लोग जो करेंगे वो बैठ करके देखेंगे। जो शेखर होता है वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता है, पर जो देविका होती है वो कहती है आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग में ये जरा सा भी नहीं रखना है कि कोई व्यक्ति है जो इस रूम पर बैठा है वो आपको देख रहा है। आपको अपना काम बाखूबी करना है और हमें खुश करना है। अब जो शेखर होता है वो, क्योंकि उसने इसी चीज का पैसा लिया होता है, इस चीज का उसने, ये उसका काम होता है, इसलिए वो भी अब देविका के साथ में अपना काम करने लगता है, उसको संतुष्ट करने लगता है। इधर जो दुर्गेश होता है, देविका का पति होता है, वो उस कमरे पर बैठ करके शराब पी रहा होता है और उन दोनों को देख रहा होता है। और उसके बाद में जैसे ही उन दोनों को देखते देखते जो देविका का पति दुर्गेश होता है उसकी भी इच्छा करने लगती है, तो अपने हाथों से ही अपने आप को संतुष्ट करने लगता है। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये लगेगा कि ये कहानी इस तरीके नहीं हो सकता है कि कोई पति अपनी पत्नी को अपने ही सामने किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाने के लिए कहे और खुद बैठ करके देखे, खुद अपने आप को अपने हाथों से संतुष्ट करे। पर दोस्तों, जब आप लोग इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट तक जानेंगे, तो आप लोगों को जरूर ये सुन करके भरोसा होगा कि ऐसा होता है। और उसके बाद में जो शेखर होता है वो अपने घर चला जाता है। 2-3 दिन के बाद में जो देविका होती है वो एक दिन शेखर से कहती है कि अब हम लोग कहीं ट्रिप पे चलेंगे, कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अब शेखर, क्योंकि उसने 1 महीने के लिए बुकिंग ली थी, उसका 1 महीने तक देविका को खुश करना, देविका की इच्छाओं को पूरा करना उसका यही काम था, इसलिए वो उसकी बात को मना नहीं करता है। और फिर वो तीनों मनाली के लिए टिकट करवाते हैं। वो बाइक और 4 पहिए से मनाली जाते हैं। मनाली पहुंच करके मनाली में एक होटल बुक करते हैं, बहुत आलीशान होटल बुक करते हैं। उस होटल पर तीनों रुकते हैं और जैसे ही उन तीनों का संबंध दिल्ली में चल रहा होता है, उसी तरीके अब उन तीनों का प्रेम प्रसंग, तीनों का कार्य मनाली में चल रहा होता है। लगभग 20 से 22 दिन वो तीनों मनाली पर रहते हैं। पर इधर जो इन 20-22 दिनों में लगभग 10 से 12 दिन हो चुके होते हैं। जो शेखर है उसका कोई पता नहीं लगता। उसके जो दोस्त होते हैं जो उसके साथ में ऐसा काम किया करते थे, वो जो शेखर से मिलने का प्रयास करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो जो शेखर का मोबाइल होता है वो बंद बता रहा होता है। अब उन लोगों को इस बात की चिंता होने लगती है। उधर जो शेखर के घर वाले होते हैं वो भी अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता तो नहीं होता है कि आखिरकार उनका बेटा करता क्या है, पर यह जानकारी आखिरकार, क्योंकि दिल्ली में रहता है तो हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि वो अपने बेटे से बात करें। जब कई दिनों तक उनकी बेटे से बात नहीं होती तो उस जगह पर पहुंचते हैं, सरोजनी नगर थाने पर पहुंचते हैं। और सरोजनी नगर थाने पहुंच करके वो अपनी
थाने पर इस बात को बताते हैं कि जो उनका बेटा है शेखर है, कई दिनों से उसकी बात नहीं हो पा रही है, वो अपने रूम पर है नहीं। तो इसलिए जो पुलिस होती है वो शेखर की गुमशुदगी का दर्ज कर लेती है और केस दर्ज करने के बाद में वो अब शेखर की तलाश चालू कर देती है। अब जैसे ही शेखर की तलाश करती है, शेखर को कुछ पता नहीं लगता है, तो पुलिस शेखर के उन दोस्तों के पास में जाती है जिन दोस्तों के साथ में शेखर रहा करता था। अब पुलिस जब उनसे पूछती है तो जो उसके दोस्त होते हैं वो पुलिस को बताते हैं, साहब 18 नवंबर को शेखर हम लोगों से मिला और उस शाम हम लोगों को पार्टी दी, और उसके बाद में हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिरकार ये किस बात की पार्टी है, किस खुशी की पार्टी है। तो जो शेखर है साहब, उसने हम लोगों को बताया कि एक महिला है, उसने 3 लाख रुपए में उसको 1 महीने के लिए बुक कर लिया है, क्योंकि साहब जो शेखर है वो इन कामों को करता था, हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। अब जो पुलिस होती है वो सोचने लगती है कि आखिरकार अब उस महिला की तलाश करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे कार्यों को छुपा करके लोग करते हैं, किसी से बताते तो हैं। अब इसके बारे में महिला को, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार इतनी बड़ी दिल्ली में शेखर गया तो किसके साथ में गया, उसको कैसे तलाशा जाए। तब पुलिस के मन में एक विचार आता है, पुलिस के दिमाग में एक ख्याल आता है। पुलिस 17 नवंबर को शाम के समय का जो सरोजनी नगर पालिका मार्केट की जो वो जगह होती है, उस जगह पे जाती है और उसके जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको खंगालना चालू कर देते हैं। और जैसे ही पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो 17 नवंबर की रात करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, जब पुलिस को एक वीडियो मिलता है जिस पर पुलिस को देखती है कि एक महिला जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और शेखर उस महिला से जो गाड़ी के बाहर खड़ा है, दोनों बात कर रहे हैं। अब पुलिस को और तो कुछ नहीं, उस महिला की शक्ल तो नहीं, पर पुलिस को अब उस महिला की गाड़ी का जो नंबर है वो दिख जाता है। पुलिस उस नंबर को लेती है और नंबर को लेकर के पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि नंबर के द्वारा गाड़ी किसकी है ये पता करना। अब पुलिस उस मालिक का पता लगा लेती है और पुलिस उस गाड़ी के मालिक को पता करके उस बंगले के सामने पहुंचती है। जैसे ही पुलिस उस बंगले पर पहुंचती है, बंगले से एक महिला निकलती है, देविका निकलती है, वही औरत होती है जिसके साथ में शेखर था। अब पुलिस देविका से पूछताछ करती है कि आखिरकार आपने शेखर को 1 महीने के लिए बुक किया था। देविका जो कहती है कि हाँ साहब, हमने बुक किया था, हमारा दोस्त था, हम उससे मिलते थे, पर हम लोग मनाली घूमने गए थे। तो पुलिस उससे कहती है कि जो शेखर है उस लगभग 20 से 22 दिन हो गए उसका इधर 10-12 दिन से न तो कोई संपर्क हो पाया है, न किसी से बात हो पाई है, न तो उसकी कोई सूचना है, न किसी को उसका कोई पता है। तो आखिरकार शेखर है तो कहाँ है। तो जो देविका होती है वो पुलिस को बताती है कि साहब हम शेखर को लेकर मनाली तो गए थे, मनाली शेखर हम लोगों के साथ में 8 से 10 दिन रहा, पर उसके बाद में एक दिन शेखर कहता है कि हमें काम है, इसलिए वो वहां से वापस चला आता है। और उसी बीच साहब जो मेरे पति हैं उनका मनाली पे डेथ हो जाती है, दारू पीने की वजह से, ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। साहब मैं अपने में खुद परेशान हो गई, इसलिए मैंने कभी शेखर से उसके बाद में मिलने की कोशिश नहीं की, संपर्क करने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस जब देविका की इन बातों को सुनती है, देखती है कि वो इस समय बहुत दुखी है, तो पुलिस वहां से चुपचाप चली आती है, उससे ज्यादा पूछताछ भी नहीं करती है। पर पुलिस को एक ही चीज लगता था कि आखिरकार जब शेखर देविका के साथ में गया है तो फिर वो वहां से आया क्यों। जब 1 महीने की उसने फीस देविका से ली थी तो फिर वो बीच में छोड़ करके देविका को कैसे आ सकता है। पुलिस के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगता है। अब जो पुलिस होती है वो देविका के ऊपर नजर रखना चालू कर देती है। कुछ दिन का समय बीतता है, पुलिस फिर से देविका के पास में जाती है और जैसे ही देविका के पास में जाती है तो वो देखती है कि उस बंगले पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई नहीं। अब जो पुलिस है वो जानकारी करती है, पास पड़ोस में पूछती है कि आखिरकार जो इस बंगले की मालकिन थी वो कहाँ है। तो जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि साहब असली में ये बंगला जो है ये लोन पर था और उनके पति की डेथ हो गई, इसलिए लोन की किस्तें अब नहीं जा रही थी, इसलिए नीलाम हो चुका है। अब पुलिस ये जानकारी करना चाहती है कि आखिरकार अब देविका हमको मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। अब पुलिस जो होती है वो देविका के नंबर को ट्रेस करती है और जैसे ही देविका के नंबर को ट्रेस करती है तो जो देविका की लोकेशन होती है वो राजस्थान जयपुर दिखाने लगती है। अब पुलिस वहां से देविका से मिलने के लिए राजस्थान आती है और जैसे ही पुलिस राजस्थान आती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख करके पुलिस भी चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस जिस तस्वीर को उस बंगले पर देखा था जिसके ऊपर हार चढ़ा होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो दीपिका के साथ में रह रहा होता है
और पुलिस ये देख करके चौंक जाती है। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में देविका से पूछताछ करती है। तो देविका है तो पहले तो बताती है कि साहब हमें शेखर के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद में पुलिस जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस को जो सत्यता बताते हैं, जो कहानी सुनाते हैं, जिसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार कैसे लोग अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी मासूम की जान ले लेते हैं। दरअसल दोस्तों वो दोनों बताते हैं कि जो उनका साहब उनकी अय्याशी करने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, उनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। जब तक उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तब तक तो उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर फिर एक दिन अचानक उनका जो बिजनेस होता है जिसमें उन्हें घाटा लगने लगता है। अब अय्याशी करने के लिए उन लोगों के पास में पैसे नहीं होते। इधर जो दुर्गेश होता है उसका 15 करोड़ रुपए का बीमा होता है। तब उन दोनों के मन में एक विचार आता है कि अगर ये बीमे की रकम हम दोनों को मिल जाए तो जिससे हम लोगों के लिए खर्चे की कोई दिक्कत नहीं होगी, अय्याशियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा सोचा जाए कि किसी एक व्यक्ति को मरा हुआ दिखा दिया जाए और ये कहा जाए कि दुर्गेश की मौत हो गई है, तभी हम लोगों को 15 करोड़ रुपए मिल सकता है। अब वो दोनों पत्नी देविका और दुर्गेश ये प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वो उस मार्केट पर जाती है, वहां से उस लड़के को लाती है और 3 लाख रुपए में उसे 1 महीने के लिए अपने पास में रखती है और फिर उसके बाद में वो उसको अपने साथ में मनाली ले जाती है। मनाली में 2 से 4 दिन वो उसको अपने साथ में रखते हैं और उसके बाद में, और इसीलिए जो दुर्गेश होता है वो अपने सामने अपनी पत्नी के संबंध शेखर के साथ में बनवाता था, जिससे शेखर को कभी भी ये ना लगे कि जो ये काम है ये इस पत्नी अपने पति से चुरा करके कर रही है, अपने पति से छुपा करके कर रही है। शेखर भी ये सोचने लगता है, ये जानने लगता है कि आखिरकार जो भी काम उसकी पत्नी कर रही है, जो भी देविका कर रही है, वो अपनी पति की खुशी के लिए कर रही है। और उसके बाद में वो दोनों प्लान के मुताबिक एक दिन जो शेखर होता है उसको गाड़ी पर बैठाते हैं और जितनी भी दुर्गेश की पर्स होती है, घड़ी होती है, चैन होती है, जो भी साबुत की सामानें होती हैं, उनको उसी शेखर के साथ में रख देते हैं और रखने के बाद में उस गाड़ी को पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे देते हैं। गाड़ी जैसे ही नीचे खाई पर गिरती है, गाड़ी में आग लग जाती है। आग लगने से जो शेखर होता है वो उसी गाड़ी के साथ में जल जाता है। अब जो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं, उनको यही लगता है कि आखिरकार दुर्गेश जो है, उस दुर्गेश की उस गाड़ी के साथ में कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और जो 15 करोड़ रुपए होते हैं वो दुर्गेश और देविका को मिल जाते हैं। उनके प्लान के मुताबिक वो पैसे उन दोनों को मिल जाते हैं। पुलिस जैसे ही ये कहानी देविका और दुर्गेश के मुंह से सुनती है, पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और पुलिस भी परेशान होने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। पर दोस्तों आज की इस कहानी से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, हम लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि लोग पैसे के खातिर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के खातिर, अपनी शौकों को पूरा करने के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को बस सजग करना है, सतर्क करना। दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।